सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट यूपी टेट ऑल सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा, जो कि आप लोग देखेंगे तो 1-2 मार्क्स इसमें से ज़रूर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग को पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। विकास शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर बी प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था से। ऑप्शन नंबर डी पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को सीटेट में कुछ ट्रिक भी बताएंगे, जो कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम कुछ ट्रिक ज़रूर बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी भाषिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी स्थानिक बुद्धि। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया हो। इसका ऑप्शन नंबर प्राकृतिक बुद्धि। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। दोस्तों इसमें देखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की बात कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि पशु, खनिज, पेड़ पौधे ये किसके अंतर्गत है? प्राकृतिक। तो इसलिए प्राकृतिक बुद्धि होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस कथन के प्रति स्थापन सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर है बुद्धि और जाति विभिन्नताओं। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के वितरण। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं के। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सहयोगी अध्ययन में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन नंबर बी उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी समूहों में द्वंद्व होता है। ऑप्शन नंबर डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सबसे सटीक है। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जब पूर्व का अध्ययन नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अध्ययन का शून्य हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी अध्ययन का निरपेक्ष हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर सी अध्ययन का सकारात्मक हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी अध्ययन का नकारात्मक हस्तांतरण। आई होप दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों जैसा कि अगर जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर उसमें हम कुछ नई चीज़ें नहीं सीखते
उस ज्यों का त्यों ही रहता है, तो दोस्तों वो ना तो हम कुछ सीखे हैं और ना ही कुछ खोए हैं, तो वो उसी पे रहता है, तो ये शून्य स्थानांतरण होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक, ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक गतिविधि है, ऑप्शन नंबर बी मनोगतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ऑप्शन नंबर डी भावात्मक व्यवहार है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक रचनात्मक, जो कि पियाजे ने दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, ऑप्शन नंबर बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत रूप से, ऑप्शन नंबर डी समूहों में। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये आंसर हो सकता पता हो, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्याक्षण, समायोजन, ऑप्शन नंबर सी समावेशन, ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर समायोजन होगा। ऑप्शन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन को, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के साथ संबंध का अंतरण को, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत भिन्नताओं के, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी स्वायत्तता को। ज्ञान के साथ संबंध एवं आंतरण को, राइट आंसर इसका। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर कुछ मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह स्कीमा कहलाती है। दोस्तों अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन। दोस्तों जैसा कि सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, जो अगर कोई बच्चा किसी नए काम को करता है, नई थिंकिंग डेवलप करता है, तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन होगा। दोस्तों अभिसारी और अपसारी चिंतन, अपसारी वह चिंतन होता है जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना होगा, उसे अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन जिसको किसी चीज़ के बारे में हम विभिन्न तरीके से सोच सकें, बहुत आइडियाज ला सकें, वो हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर बी अनुभाविक, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक, ऑप्शन नंबर डी बाह्य।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से अप्रेरित है। दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्यवहार का करना पक्ष किस पक्ष में? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। आई होप कि आप लोगों ने दोस्तों गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर सीखने के गतिक क्षेत्र में। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है डैश। दोस्तों एक आप इसमें भरना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है, उसका मिलान करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है ये दोनों क्वेश्चन पहले से काट सकते हैं। अब इस दोनों में से आप लोगों को गेस करना है। आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो आई होप कि आप लोगों को पूरा विजुअल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया है, माफ़ करिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, भाषा निर्देशित अधिगम। ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम के रूप में अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन ब्लर हो गया है, माफ़ करिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन नंबर, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभावतः तनाव बढ़ा रही है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्राव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षार्थियों की वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सिखाने को संवर्धित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर, इसमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सिखाने को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक दुविधा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थ। दोस्तों इसके बारे में इसके बारे में कुछ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है
और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। आई होप कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सही समझ लिया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। दोस्तों अगर कोई भी गलती हो इस वीडियो में तो आप लोग वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम 19 नंबर की बात करते हैं। दोस्तों एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसमें डैश छोड़ा गया, किस चीज़ की सहायता पड़ती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर भावात्मक क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में सहायता करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दुश्चिंतता, दूसरा सामाजिकरण, सी मूल्य द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी आक्रामकता। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों समझ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। जैसे कि दोस्तों केवल सब जिस ऑप्शन में जुड़ जाए उसको आप लोग इग्नोर करिए, वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया हो, इसका आंसर डी होगा। जब मोस्टली ज़्यादातर सीटेट में जो ऑप्शन में जो एकदम डिटेल से बताते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन सही होता है, उसका ऑप्शन सही होता है। दोस्तों नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आवृत्ति, चिंतन पैटर्न। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या हो सकता है। तो दोस्तों आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने योग्य दिशा निर्देश, ऑप्शन नंबर बी भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी उनके ज्ञान की सीमा, ऑप्शन नंबर डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी